बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को शुरू करते हुए आपसे इल्तिजा है कि जो नए आए हैं वो कहानी को सही समझने के लिए कहानी की किस्त एक से शुरू करेंगे, तब आपको बेहतरीन अंदाज में कहानी की समझ आएगी। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावज़ देवता, किस्त नंबर 35। का ताल्लुक भी दिमाग से होता है। उफ, पता नहीं असेब की तरह दिलो दिमाग पर छा जाने वाले इस दुश्मन से कब और कैसे निजात मिलेगी। वो खाइफ था और हर लम्हे मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों से सहमा हुआ था। कोई और दुश्मन होता तो घबरा कर अब तक मेरे सामने घुटने टेक चुका होता, मगर वो जिद्दी था। शिकस्त के आखिरी लम्हे तक पहुंचने से पहले मुझे शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ था। मैंने उस वक्त इसका पीछा छोड़ दिया और अपने माहौल में वापस आ गया। मेरी जिंदगी भी अजीब है। मैं ख्याली रास्तों का मुसाफिर हूँ। मिनटों में सदियों का फासला तय कर जाता हूँ। अभी मैं बहुत दूर ब्लैक गाइड की भागती हुई कार में इसके दिमाग से चिपका हुआ था और अभी रूबी के कमरे में वापस आ गया। कमरे में बदस्तूर अंधेरा था। रूबी के बेड पर फरजाना पप्पू के पास लेटी हुई मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। जब मैंने खिड़की की तरफ से पलटकर इसे देखा तो इसने पूछा, क्या हुआ? क्या दुश्मन चले गए हैं? हाँ, मैं जवाब देता हुआ इसके करीब आकर बैठ गया। तुम्हारे बेटे से खतरा टल गया है। वो दुश्मन अब इधर नहीं आएगा। खुदा का शुक्र है। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोली, चलिए अब हम अपने क्वार्टर में चलें। मैंने कहा, तुम जाकर आराम करो, अभी मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा है। मुजरिम अस्पताल से बुहानी शंकर और शबीर हसन को साथ ले गया है। मैं भी अस्पताल से चला आया हूँ। ऐसी सूरत में पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे और गुम होने वालों के मुतल्लिक मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे। अगर मैंने उन्हें इत्मीनान दिला दिया तब भी इंटेलिजेंस वाले मुझे मजबूर करेंगे कि मैं अपनी सलाहियतों से शबीर हसन को तलाश करूं। दूसरी तरफ ब्लैक गाइड को अगर ये पता चल गया कि मैं दोबारा इंटेलिजेंस वालों से मुंसलिक हो गया हूं, तो वो मेरा पता ठिकाना मालूम कर लेगा और किसी वक्त भी शीतल को अचानक ही मुझ पर हमला करने के लिए भेज देगा। फरजाना, मैं तुम्हें सारी तफसील नहीं बता सकता कि मैं किस तरह दुश्मनों में गिरा हुआ हूँ। मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मेरे साथ साथ हमेशा मौत चलती है। तुम साथ रहोगी तो मेरी वजह से पप्पू की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। आप पप्पू की मोहब्बत का वास्ता देकर मुझे खौफजदा ना करें। इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि पप्पू आपके साए में रहेगा तो इस पर कोई आंच नहीं आएगी। क्या आप मुझे इतनी बेहिस और बेमरवत समझते हैं कि मैं आपकी बीमारी और मुसीबत के वक्त आपका साथ छोड़ दूंगी? मैं जानता हूं कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मगर मैं किस दिन किस लम्हे तुम्हारा साथ छोड़ जाऊं ये मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि दुश्मन सरहद पार करने वाले हैं। मैं इनके देश तक इनका पीछा करूंगा और इनके घरों में घुसकर इबरतनाक सजा दूंगा। ठीक है, आप जहां जाएंगे मैं आपके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी, लेकिन मेरे कहने से आपको 2-4 रोज तक दुश्मनों का ख्याल छोड़ना होगा। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप खतरनाक दुश्मनों के पीछे एक तवील सफर कर सके। मैं आपकी जरूरत की दवाएं मुहैया करूंगी। सुबह शाम आपके बदन की मालिश करूंगी। जब आप पूरी तरह सेहतयाब हो जाएंगे तो फिर मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। मैं इसकी मोहब्बत और खिदमत के जज्बों से मुतासिर हो रहा था। भला ऐसी वफादार हसीन औरत का दिल कौन तोड़ सकता है? मैंने इसके मशवरे को तस्लीम कर लिया। वो पप्पू को गोद में लेकर बाहर आ गई। मैंने पहले की तरह रूबी के कमरे को लॉक किया और फरजाना के साथ इसके क्वार्टर में आ गया। इस दौरान मैं बहुत मुतात जा रहा था कि मुझे कहाँ पनाह लेना चाहिए। मैं अपनी कोठी में वापस नहीं जा सकता था।
वहां इंटेलिजेंस वाले पहुंच जाते। अब मैं इन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। मैंने ये सोच लिया था कि शबीर हसन, शीतर और ब्लैक गाइड की मंजिल का पता चलेगा तो मैं टेलीफोन के जरिए इंटेलिजेंस के किसी अफसर को इतला दे दूंगा। मैं उनसे दूर रहकर भी अपना फर्ज पूरा कर सकता था। फरजाना ने एक सूटकेस में अपने कपड़े रखते हुए कहा, हम अपने साथ सूटकेस और जरूरत का दूसरा सामान ले जाएंगे और किसी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहेंगे। मैंने कहा, यह अच्छा मशवरा है, लेकिन किराए का मकान तलाश करना होगा। पता नहीं कितने दिनों की तलाश के बाद मकान मिले। अभी तो हमें फौरन ही सर छुपाने की जगह चाहिए। बेहतर है कि हम किसी अच्छे से होटल में जाकर रहें। वहां मैं तमाम दिन कमरे में रहूंगा, कोई मुझे नहीं देख सकेगा। तुम्हारे लिए ये मुनासिब होगा कि अपना सामान इसी क्वार्टर में रहने दो। सिर्फ पहनने के लिए चंद जोड़े रख लूं। अगर एक जोड़ा कहीं से मुझे पहनने के लिए मिल जाता तो। फरजाना ने कतन कलामी करते हुए कहा, मेरे पास पप्पू के वालिद के चंद जोड़े रखे हुए हैं। इनकी भी जिसामत आप ही की तरह की है। आप इन लिबासों को पहन कर देखें, शायद आपके काम आ जाए। वो अलमारी के पास गई, इसे खोलकर कपड़े निकाले, फिर उन्हें मेरे सामने बिस्तर पर रखती हुई बोली, अगर आपको पसंद आ जाए तो ये आपके लिए है। मैं एक पतलून और शर्ट उठाकर गुस्लखाने में लिबास बदलने चला गया। वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देख रही थी और मेरे ही मुतल्लिक सोच रही थी। जब मैं लिबास बदल कर बाहर आया तो वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे इसका बरसों का बिछड़ा हुआ खामन दोबारा जिंदा होकर चला आया हो। वो लिबास मेरे बदन पर पूरा उतरा था और मैं फरजाना के हुस्न मियार पर पूरा उतर रहा था। वो बेख्तियार मेरी जानब खींची चली आई। पहले तो वो मेरे जिस्म पर सजे हुए अपने खामन के लिबास को हथेलियों से सहला कर देखती रही, इन मसरूर कुन लम्हात को याद करती रही जो इस गुजर जाने वाले के साथ गुजर चुके थे। फिर इसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। इसके दोनों हाथ मेरे शानों पर आ गए। इसके बाद वो धड़कते दिल से सोचने लगी, ये जो मेरे सामने है और जिसके चट्टानी सीने पर मेरा सर रखा हुआ है, यही मेरे सपनों का शहजादा है। मैं क्या करूं? इसके करीब आती हूं तो संभल नहीं पाती। इसके बाजुओं में आकर एकदम से टूट जाने को दिल चाहता है। वो सोच रही थी, मैं सुन रहा था और अपने सीने पर इसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। ऐसे वक्त सचमुच संभलने को जी नहीं चाहता। बहकने में जो लुत्फ आता है, इसे सिर्फ बहकने वाले ही जानते हैं। लेकिन मेरी बीमारी और कमजोरी आड़े आ गई। मैंने सोचा, अगर मैं इन रंगीन लम्हात में गुम हो गया तो दुश्मन मुझे तलाश कर लेंगे। दानिशमंदी यही थी कि मैं जल्द से जल्द अस्पताल के इहाते से निकलकर कहीं दूर चला जाऊं। उसी वक्त अजान की आवाज सुनाई दी। उरत खवा कितनी ही जज्बात में बहक जाए, लेकिन इसमें इतनी मशरकियत होती है कि फौरन ही संभल कर आंचल सर पर रख लेती है। फरजाना भी चूम कर मुझसे यूं अलग हो गई जैसे एकदम से अंधेरे से उजाले में आ गई हो। इसने सर पर आंचल रखा तो मैं भी संभल गया। मैंने कहा, सुबह हो रही है, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुंह अंधेरे ही यहाँ से निकल चलो। हमें यहाँ से जाते वक्त हुए कोई देख नहीं सकेगा। मेरी बात सुनकर इसने पप्पू को गोद में उठा लिया। मैंने सूटकेस को संभाला, फिर हम दोनों क्वार्टर को लॉक करके तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल की इमारत से बाहर आ गए। खुशकिस्मती से हमें फौरन ही एक टैक्सी मिल गई। हम इसमें बैठकर होटल इंटरनेशनल तक पहुंच गए। मेरे पास कैश नहीं था, लेकिन फरजाना अपने तमाम नकदी और जेवरात ले आई थी। इसने टैक्सी का बिल अदा किया और इसी ने होटल का कमरा किराए पर लिया। ये बात मेरे मिजाज के खिलाफ थी कि कोई औरत मेरे अखराजात बर्दाश्त करे। बहालत मजबूरी वक्ती तौर पर मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सोच लिया कि फौरन ही अपने पैसों का इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए मुझे तन्हाई की ज़रूरत थी ताकि मैं अपने इल्म के ज़रिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक माकूल रकम तलब कर सकूं। मगर मुझे फौरन ही तन्हाई नसीब न हुई,
क्योंकि पप्पू नींद से बेदार हो गया था। फिर ये कि मैं फरजाना पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं ख्याल ख्वानी के इल्म से वाकिफ हूँ। मैं थोड़ी देर तक पप्पू से बातें करता रहा। फिर मैंने फरजाना से कहा, हम दोनों तमाम रात जागते रहे हैं, हमें कुछ देर के लिए सोना चाहिए, लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो पप्पू तन्हा इस कमरे में कैसे वक्त गुजारेगा। फरजाना ने जवाब दिया, जब मैं सुबह ड्यूटी पर जाती हूँ तो अस्पताल की दूसरी नर्सें पप्पू की देखभाल करती हैं। आज मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी, 1 हफ्ते की छुट्टी की दरखास्त देकर आ जाऊंगी और पप्पू को साथ ले जाकर रूबी के पास छोड़ आऊंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ। मैंने दिल में सोचा, ये अच्छी बात है, फरजाना थोड़ी देर के लिए पप्पू को लेकर यहाँ से चली जाएगी तो मुझे तन्हाई मिल जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम पप्पू को साथ ले जाओ और दरवाजे को बाहर से लॉक करती जाओ, हो सकता है तुम्हारी वापसी तक मुझे नींद आ जाए। वो पप्पू को लेकर जल्द ही वापस आने का वादा करती हुई कमरे से बाहर चली गई। बाहर से दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। फिर फोम के मुलायम बिस्तर पर शुमाल की जानब रुक करके पलती मारकर बैठ गया और मुराकबे में चला गया। मैंने मुराकबे में सबसे पहले ब्लैक गाइड की सोच से राब्ता कायम किया। वो शबीर हसन के साथ किसी कमरे के आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त शबीर हसन ब्लैक गाइड से बातें कर रहा था। इसकी बातें ब्लैक गाइड के जहन कबूल कर रहा था और मैं ब्लैक गाइड के जहन से इन बातों को सुन रहा था। शबीर हसन कह रहा था, मैं कब तक आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहूंगा, अब तो खुदा के लिए ये पट्टी खोल दो। ब्लैक गाइड ने जवाब दिया, पट्टी मेरी आंखों पर भी बंधी हुई है, अगर हम दोनों की आंखों से ये पट्टी खुल जाए तो फिर हम खुली हुई आंखों से इस कमरे के माहौल को देखेंगे। हम जो कुछ देखते हैं तो हमारी आंखों के जरिए हमारा जहन हमें समझाता है कि हम क्या देख रहे हैं। हम जहन को इस सोच से नहीं रोक सकेंगे कि ये ब्लू रंग के सोफे हैं, खिड़कियों पर आसमानी रंग के पर्दे हैं और खिड़की के सामने से फलां शाहराह गुजरती है, फलां जगह जाती है। जब हम ये सोचेंगे तो दूर अनजानी जगह पर बैठा हुआ हमारा दुश्मन फरहाद हमारी सोच को पढ़ लेगा और फलां शाहराह तक पहुंच जाएगा। इन खिड़कियों को तलाश करेगा जिन पर आसमानी रंग के पर्दे पड़े हैं। इसी तरह वो इस कमरे में आकर हमारी शहरत तक पहुंच जाएगा। बाय गॉड, मैंने इतना खतरनाक दुश्मन ना देखा ना सुना जो हमारे दिमाग के अंदर घुसकर हमें तलाश कर लेता है। लिहाजा दानिशमंदी यही है कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी रहे। ये दुरुस्त है कि मैं वक्ती तौर पर अंधा हो चुका हूँ, मगर ये अंधापन मुझे इस खतरनाक दुश्मन से महफूज रखेगा। ब्लैक गाइड की बातें सुनकर ये बात समझ में आ गई कि वो अब बहुत ज्यादा मुताद हो गया है और शीतल जब तक इसे सरहद पार नहीं ले जाएगा वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा। मुझे इसकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए इसके दिमाग में हलचल मचाने की जरूरत थी, लेकिन इस सिलसिले में मैंने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि शाम तक का वक्त था। जब तक के अंधेरा ना फैलता वो अपनी खुफिया पनागाह से बाहर ना निकलते। फिलहाल मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया और अपनी फूफी के जहन में झांकने लगा। इस वक्त फूफी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और मेरे ही मुतल्लिक सोच रही थी, क्योंकि मैं कई दिन से गैर हाजिर था। इन्होंने अस्पताल आकर मुझसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें इंटेलिजेंस वालों से इजाजत नहीं मिली थी। अब तो मैं अस्पताल से बाहर निकल आया था। मैंने इनके जहन पर दस्तक देते हुए कहा, फूफी जान, मैं हूँ फरहाद। वो चूम कर इधर उधर देखने लगी। मेरी सोच ने कहा, क्या आप भूल गई हैं कि मैं ख्याल ख्वानी जानता हूँ? एक बार मैंने सोच के जरिए आपसे राब्ता कायम किया था, इस वक्त भी मैं आपसे मुखातिब हूँ। फूफी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बेटे, मैं सब जानती हूँ। पता नहीं तुम कैसी उल्टी सीधी मशकें करते रहते हो, मगर खुदा का शुक्र है कि इस इल्म के जरिए तुमसे राब्ता तो कायम हुआ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, मैं भी इसी उलझन में मुब्तला हूँ कि आपसे कैसे मुलाकात करूँ, क्योंकि पुलिस वालों से और मेरे दुश्मनों से बचने के लिए
एक होटल के कमरे में छुपा हुआ हूँ। इस कमरे तक आपका आना मुनासिब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पुलिस का कोई आदमी आपकी निगरानी कर रहा हो। इस तरह वो आपके जरिए मुझ तक पहुंच जाएगा। बेटे, ये तुम क्या करते रहते हो? ख्वाह लोगों को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हो? क्या दूसरों की तरह एक पुरसकून घरेलू जिंदगी नहीं गुजार सकते? फूफी जान, मेरे पाँव में चक्कर है। मैं एक जगह ठहर नहीं सकता। खुद भी यही चाहता हूँ कि वक्त की तरह बहता चला जाऊं। इसी तरह नित नई मुसीबतों का सामना जरूर होता है, लेकिन यही ममाती जिंदगी मुझे पसंद है। आप नहीं जानती कि इस तरह मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा हूँ और कितने ही मजबूरों के काम आता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजर जाए। इस वक्त मैंने आपसे इसलिए राब्ता कायम किया है कि मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। आप अभी 10,000 लेकर फौरन ही अस्पताल पहुंच जाएं। वहां फरजाना नाम की एक नर्स से मुलाकात होगी। इसे वो रुपए देकर सिर्फ इतना कह दें कि ये फरहाद अली की अमानत है। फिर वो रुपए मुझे मिल जाएंगे। आप इस सिलसिले में देर न करें, वरना फरजाना अस्पताल से निकल जाएगी। फूफी ने मुझे यकीन दिलाया कि अभी वो मेरी मतलूबा रकम लेकर अस्पताल जा रही हैं। मैंने मुतमिन होकर मुराकबा तोड़ दिया, फिर आराम से बिस्तर पर लेटकर हाथ पांव सीधे किए। इसके बाद आंखें बंद करके अपने लाशऊर को ताकीद की कि ठीक 12 बजे मेरी आंख खुल जाए। इसके बाद मैं गहरी नींद सोता रहा। मुझे पता नहीं कि फरजाना कब वापस आई। मुझे गहरी नींद सोते देखकर वो भी बिस्तर पर आकर सो गई। मेरे दिमाग ने ठीक 12 बजे मुझे बेदार कर दिया। मैंने करवट बदल कर देखा, वो गहरी नींद सो रही थी। इसका दुपट्टा सरहाने रखा हुआ था। वो सीधी लेटी हुई सो रही थी और इसके बदन के नशेबो फराज जाग रहे थे। इसके जिस्म को अब तक मैंने जागती हुई हालत में देखा था, लेकिन ख्वाबदे हुसन ने इसे और पुरकशिश बना दिया था। दिल बेख्तियार इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। मैं थोड़ी देर तक सर से पांव तक निगाहों की उंगलियों से उसे टटोलता रहा। इसने दुरुस्त कहा था कि इसने अपने खावंद के साथ सुहाग की चंद घड़ियां गुजारी थी। इसके बाद वो इन रंगीन लम्हात से एक तवील अरसे तक महरूम रही थी। वो फूल की तरह खिली जरूर थी, मगर अध खिली थी। ऐसा अक्सर होता है कि अगर तिश्नगी बाकी रहे और अपने जहन के मुताबिक और अपनी आरजुओं के मुताबिक जज्बात की तकमील ना हो तो औरत की उम्र एक जगह ठहर जाती है। मैंने इस ठहरे हुए पानी की सतह पर हलचल मचा दी। मेरी सांसों की तपश ने इसे बेदार कर दिया। चूंकि वो नींद से बेदार हुई थी, इसीलिए फौरन ही समझ ना सकी कि कहाँ है और किस हाल में है। इसकी कटोरा सी आंखें कुछ समझने और ना समझने के दौरान फैली हुई थी। इन आंखों में इतनी कशिश थी कि मैं बेख्तियार हो गया। तब इसे होश आ गया। जरा देर के लिए वो भूल गई थी कि अभी मैं अस्पताल से आया हूँ और मुझे पूरी तरह सेहतयाब होने की जरूरत है। वो बेखुदी में बहकती रही और मुझे बहकाती रही। जब मैंने मजीद आगे बढ़ना चाहा तो अचानक ही उसके अंदर की नर्स बेदार हो गई। इसने जल्दी से करवट बदल कर उठते हुए कहा, नहीं फरहाद, बस आगे ना बढ़ो। मैं तुम्हारी हूँ, कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक नर्स बनकर रहूंगी, इसके बाद तुम्हारी महबूबा बनूंगी। ये कहकर वो बिस्तर से उठी, फिर तेजी से बाथरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद शावर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। वो आग को पानी से बुझा रही थी। 1 घंटे के बाद मैं भी गुस्ल से फारग होकर इसके साथ नाश्ता कर रहा था। वो मुझे बता रही थी कि मेरी फूफी से इसकी मुलाकात हुई थी। वो 10,000 रुपये लेकर आई हैं और मेरी ज़रूरत की तमाम दवाएं भी खरीद कर लाई हैं। हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं कमीज़ उतार कर फिर बिस्तर पर लेट गया और वो दुआ निकाल कर मेरे बदन पर मालिश करने लगी। इस तरह इसने सुबह और शाम मेरे बदन की मालिश की। ऐसे वक्त हम दोनों ही सख्त आजमाइश से गुजरते रहे, लेकिन वो बहुत समझदार थी। इसने सिर्फ मेरी सेहत याबी को अपना मकसद बना रखा था, इसलिए वो बहकते बहकते भी संभल जाती थी और मुझे भी संभलने पर मजबूर कर देती थी। शाम होने लगी।
तो मैंने अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लाने के लिए इसे बाहर भेज दिया। जब वो शॉपिंग के लिए चली गई तो तन्हाई मिलते ही मैंने फिर मुराकबा किया। मेरा राब्ता ब्लैक गाइड से था। इस वक्त ब्लैक गाइड शीतल का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था पता नहीं कमबख्त कहाँ चला गया। इतना तो मुझे यकीन है कि वो यहाँ से निकलने के इंतजामात में मसरूफ है। अब वो आएगा तो मेरे हाथों की उंगलियों पर अपने हाथों की उंगलियां रखकर उंगलियों की इशारती जुबान में बताएगा कि हमें कब और किस तरह सरहद पार करना है। इसकी इशारती जुबान को मेरा जहन समझता रहेगा और इसी तरह वो कमबख्त फरहाद मेरे फरार के तमाम मंसूबों तक पहुंच जाएगा। नहीं, मुझे इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा मुतात रहना चाहिए। जब शीतल आएगा तो मैं उंगलियों के इशारे से इसे समझा दूंगा कि वो फरार होने का कोई भी मंसूबा मेरे इल्म में ना लाए। मुझे जहां ले जाना चाहता है, जिस रास्ते से ले जाना चाहता है, चुपचाप ले जाए। क्या मुसीबत है, मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजर रहा है। मैं कोई खास बात सोचना चाहूं तो नहीं सोच सकता, मगर ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि फरहाद 24 घंटे मेरे जहन में झांकता रहता हो। कभी तो वो सोता होगा, कभी खाने पीने के दौरान या दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त मेरी तरफ से इसकी सोच का राब्ता टूट जाता होगा। काश कि मुझे मालूम होता कि किस वक्त वो अपनी सोच से मेरा राब्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ। वो मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के सिलसिले में सोचने लगा। इसने शबीर हसन से पूछा, क्या आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि फरहाद अस्पताल से फरार होने के बाद कहाँ जा सकता है? शबीर हसन ने जवाब दिया, गुलबर्ग की जिस कोठी में वो रहता था वहाँ तुम्हारे शीतल ने एक बार इस पर हमला किया था। वो इतना चालाक है कि दोबारा इस कोठी की तरफ नहीं जाएगा। ब्लैक गाइड ने कहा, तुम कहते हो कि वो अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल नहीं था, इसे मजीद तमारदारी की ज़रूरत थी। क्या वो किसी की मदद के बगैर इस कमरे से निकल सकता था? अगर नहीं तो सोच कर बताओ कि अस्पताल में कौन ऐसा है जो इसका साथ दे सकता है। हाँ, मुझे याद आया, अस्पताल में एक नर्स है जिसके बच्चे को तुम उठाकर ले आए थे। वो फरहाद की एहसान मंद है, क्योंकि इसी ने इस बच्चे को तुमसे छीनकर इसकी गोद तक पहुंचाया है। वही इसकी मदद कर सकती है। इसकी बात खत्म होते ही ब्लैक गाइड के ख्याल से पता चला कि शीतल वहां आ गया है। ब्लैक गाइड उंगलियों के इशारों से उसे समझाने लगा, देखो शीतल, तुमने फरार का जो मंसूबा बनाया है उसे मेरे इल्म में ना लाओ। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि हमारा दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। वो हमारे तमाम मंसूबों तक पहुँच जाता है। सिर्फ तुम ही ऐसे हो कि वो तुम्हारे ख्याल तक नहीं पहुँच सकता। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आज की रात हम फरार होने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। इसके जवाब में शीतल ने इशारों से बताया कि आज रात सरहद पार करना नामुमकिन है। इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। बताऊंगा तो तुम्हारे कहने के मुताबिक फरहाद मेरी लाइन ऑफ एक्शन को समझ जाएगा। ब्लैक गाइड ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। इसी तरह मोहतात होकर काम करो। अब मैं तुम्हें फरहाद तक पहुंचने का तरीका बताता हूँ। इसे पूरी तवज्जो से जहन नशीन करो। तुम्हें वो बच्चा याद होगा जिसे मैं अस्पताल के एक क्वार्टर से उठाकर लाया था। तुमने इस बच्चे को भी देखा है और इस नर्स को भी पहचानते हो। तुम अभी अपने 2 खास आदमियों को लेकर जाओ। तुम नहीं बोल सकते, मगर तुम्हारे आदमी बोलेंगे और अस्पताल पहुंचकर इस नर्स के मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। वो या इसका बच्चा जहां भी मिले, इनसे फरहाद का पता मालूम करो। अगर वो नर्स बताने से इनकार करे तो इसे यरगमाल के तौर पर साथ ले आओ। जाओ, अभी जाओ। मैं देखूंगा कि फरहाद कितने पानी में छुपा हुआ है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे एक इल्तिजा करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी कहानियों के बाकिया हिस्से और नई नई कहानियाँ आपको बआसानी मिलती रहें। रोज़ाना शाम 6 बजे।